बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने लेक्चर 10 डिस्कस करना है जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी। इस टॉपिक में प्रीवियस टॉपिक में हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था और आज बच्चों हमने डिस्कस करना है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड, मतलब जिसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि एक आइसोलेटेड अकेला गैसियस की फॉर्म में एटम पड़ा हुआ है, उसके लास्ट शेल वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम एक एटम कंसीडर करते हैं और ये जो एटम है हमारे पास ये है सोडियम एटम। सपोज कर रहे हैं ये कौन सा एटम है, सोडियम। उसके जो हमारे पास शेल हैं वो 3 हैं, ठीक है। और इसके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसके एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, अगेन 2, 10 और लास्ट शेल में हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। अब इस शेल लास्ट शेल को कहते हैं वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करवाएं तो हमें इसके अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि इक्वल होगी टू द न्यूक्लियस फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से निकालने के लिए हमें तकरीबन 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये एक अकेला एटम है, आइसोलेटेड है, गैसियस की फॉर्म में है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर जो लूजली बॉन्डेड है, मतलब जिसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम है, उसको रिमूव करने के लिए उस शेल में से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। क्लियर। अगेन डिफाइन रीड कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है और जिसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम है, उसको निकालना है हमने एटम में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। उसके बाद इसका यूनिट, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है किलो जूल पर मोल। माइनस जब भी आता है उसको पर पढ़ना है आपने, पर मोल, किलो जूल पर मोल। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है +496 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे प्लस क्यों मेंशन किया हमने, क्योंकि एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एटम को वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसलिए ये यहाँ पे प्लस यूज हो रहा है। और डेल्टा एच जो होता है हमारे पास एंथैल्पी चेंज होता है या एनर्जी चेंज होता है। क्लियर। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो सोडियम पे हमेशा +1 चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन एटम से रिमूव होते जाएंगे उतना ही प्लस चार्ज उसके ऊपर बढ़ता जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट मैग्नीशियम की बात करें। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 2 को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो मैग्नीशियम के ऊपर +1 चार्ज आया और 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवा दिया, तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, +737 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो उसके ऊपर जो चार्ज आया
2 आया, और उस टाइम जब एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी वो थी हमारे पास ऑलमोस्ट डबल। अब ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम दरकार होती है और सेकंड को रिमूव करने के लिए ज़्यादा? क्योंकि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाता है, तो उसको निकालना टफ हो जाता है, इसलिए हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये मैग्नीशियम की +737 किलो जूल पर मोल, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, और सेकेंड +1450 किलो जूल पर मोल, ये सेकेंड है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमेशा वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, वो दूसरी से कम होगी। क्लियर? और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, when there is only 1 electron in the valence shell, जब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 होंगे तो दे कैन बी रिमूव, उनको हम रिमूव कर सकते हैं 1 by 1, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। क्लियर हो गया? यानी फर्स्ट टाइम हमें 737 एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और सेकेंड टाइम जो है हमें 1450। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? उसके बाद एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है? द स्मॉलर द रेडियस ऑफ एटम का जो रेडियस है अगर वो छोटा होगा, द स्ट्रॉन्गर विल बी द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक है? यानी एटम का साइज छोटा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर टू आउटर इलेक्ट्रॉन एंड हायर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो बात डिस्कस की है कि एटम का साइज स्मॉलर होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। क्लियर? और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का और एटॉमिक साइज का भी इनवर्स रिलेशन है। ठीक है? तो एटॉमिक साइज प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अगर एटॉमिक साइज कम है, एटॉमिक साइज हमारे पास कम है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ग्रेटर होगी। एटॉमिक साइज कम है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ग्रेटर होगी। ठीक है? और अगर एटॉमिक साइज ग्रेटर है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का भी इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एटॉमिक साइज कम है तो न्यूक्लियस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर एटम का साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो ज्यादा है तो न्यूक्लियस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी। अगेन आपने याद रखनी है ये बात, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमेशा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर? ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 10 जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। थैंक यू।